हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी IT गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग बजट को पढ़ रहे हैं। बजट में हम पढ़ेंगे प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी डिफिट क्या होता है। यह व्यय की मानदेय यानी रक्षा व्यय, मनरेगा, शिक्षा पर व्यय, ब्याज भुगतान, राज्यों को राजस्व की प्राप्ति यानी व्यय जो है स्लो मोशन में होती है तो राज्य का व्यय, मनरेगा, शिक्षा पर व्यय, ब्याज का भुगतान, राज्यों को राजस्व की प्राप्ति। प्राथमिक घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। राजकोषीय घाटा तथा ब्याज भुगतान का अंतराल प्राथमिक घाटा कहलाता है। यानी राजकोषीय घाटा तथा ब्याज भुगतान का अंतराल प्राथमिक घाटा कहलाता है। अब प्रभावी राजस्व घाटा इफेक्टिव फिजिकल डिफिसिट, इसकी अवधारणा सर्वप्रथम 2011 से 2012 वर्ष में आई। उस समय वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी। यह प्रभावी राजस्व घाटा FRBM एक्ट 2003 के तहत आई, जिसे फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट कहा जाता है। FRBM राजस्व घाटा को समाप्त करके राजस्व अतिरिक्त की स्थिति प्राप्त करना। 14वां वित्त आयोग ने EFD की अवधारणा को समाप्त करने की अनुशंसा की, जिसमें राजस्व घाटा को पूरा बंद कर दिया। इसमें उपयोग व्यय भी कम हो गया, पूंजीगत निर्माण भी बंद हो गया। अर्थ निर्माण के लिए पॉजिटिव है, अर्थव्यवस्था के लिए निगेटिव है। इसमें सड़कों का निर्माण भी बंद हो गया, हवाई अड्डे भी बंद हो गए, फ्लाईओवर भी बंद हो गया। प्रभावी राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व व्यय माइनस पूंजीगत संपत्तियों के सीजन पर दिया गया अनुदान। यानी प्राथमिक घाटा रक्षा व्यय, मनरेगा, शिक्षा पर व्यय, ब्याज भुगतान, राज्यों को राजस्व प्राप्ति, व्यय की मानदेय हो जाती हैं। प्राथमिक घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। राजकोषीय घाटा तथा ब्याज भुगतान का अंतराल प्राथमिक घाटा कहलाता है। यानी राजकोषीय घाटा तथा ब्याज भुगतान का अंतराल प्राथमिक घाटा कहलाता है। प्रभावी राजस्व घाटा यानी इफेक्टिव फिजिकल डिफिट, इसकी अवधारणा सर्वप्रथम 2011-12 वर्ष में आई थी। उसमें वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी। प्रभावी राजस्व घाटा FRBM एक्ट 2003 में आई, जिसे फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट के नाम से हम जानते हैं। FRBM राजस्व घाटा को समाप्त करके राजस्व अतिरिक्त की स्थिति प्राप्त करना। 14वां वित्त आयोग ने EFD की अवधारणा को समाप्त करने की अनुशंसा की। राजस्व व्यय समाप्त हो गया, उपभोग व्यय भी समाप्त हो गया, पूंजी निर्माण भी व्यय समाप्त हो गई। अर्थव्यवस्था के लिए जिसमें पॉजिटिविटी आई और अर्थव्यवस्था के लिए निगेटिविटी आई, जिसमें सड़कों का निर्माण भी बंद हो गया, हवाई अड्डे भी बंद हो गए, फ्लाईओवर भी बंद हो गया। प्रभावी राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व व्यय एवं पूंजीगत संपत्तियों के सीजन पर दिया गया अनुदान। अब हम पढ़ेंगे संरचनात्मक घाटा स्ट्रक्चरल डिफिट। संरचनात्मक घाटा दो प्रकार का होता है, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। इसे संरचनात्मक पिछड़ापन के नाम से हम जानते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था भी दो प्रकार का होता है, असंरचनात्मकता के विकास जिसमें हाई होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्सपेंडिचर, आउटकम या रिजल्ट होगा लो यानी कम होता जाएगा। संरचनात्मक घाटा का डिफिसिट ये दो प्रकार का होता है, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। इसे संरचनात्मक पिछड़ापन कहते हैं। अर्थव्यवस्था अवसंरचना का विकास हाई होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्सपेंडिचर, आउट रिजल्ट इसका आएगा लो। अब मौद्रिक घाटा क्या होता है, मोनेटाइज्ड डिफिसिट। राजकोषीय घाटा यानी वित्तीय, जिसमें विदेशी ऋण या निजी क्षेत्र या घरेलू क्षेत्र के RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जैसे 1000 रुपये 100 रुपये घाटा 400 रुपया लेता है, 500 रुपया RBI को। यानी 1000 रुपये में राजकोषीय घाटा 1000 रुपये पे 100 रुपये विदेशी ऋण होता है, 400 रुपये निजी क्षेत्र या घरेलू क्षेत्र का ऋण होता है और 500 रुपये RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। मौद्रिक घाटा बराबर 1 अप्रैल 1997 या
हीन यानी प्रबंध को समाप्त कर दिया गया। द्वारा घाटा यानी ट्विन डिफिशिएंट, ट्विन इंस्टीट्यूट, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, ट्विन शॉक यानी बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट दो प्रकार का होता है, सीएई और एफडी। सीएई होता है चालू खाता घाटा यानी एफडी राजकोषीय घाटा यानी ट्विन बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट या सीएई या एफडी चालू खाता घाटा राजकोषीय घाटा। ट्विन बैलेंसिंग प्रॉब्लम यानी दोहरे तुलनशत की समस्या। यह समस्या 2016 से 17 तक इकोनॉमिक सर्वी यह दो प्रकार का बैंक और प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर होता है। इसमें एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट होता है और प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर में निवेश की कमी इन्वेस्टमेंट स्टॉपिंग हो जाता है। अब ट्विन इंस्टीट्यूशन यानी जुड़वा संस्था क्या होता है, सन 1944 में बुटेन्सवर्थ सम्मेलन में इसमें IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, 1945 में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दोनों को जुड़वा संस्था के नाम से जाना जाता है। यानी IMF और IBRD को, इन दोनों को जुड़वा संस्था के नाम से हम जानते हैं। 2005 से 2006 तक जीडीपी यानी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ती गई 9.2 और निवेश भी बढ़ते, जिसमें बैंक ऋण भी बढ़ता गया। एनपीए भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण, ऊर्जा की समस्या स्टॉप यानी शांत हो गई। अब डेमो बजट यह भी राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय, जिसमें 150 राजस्व प्राप्तियाँ थी और राजस्व व्यय 185 था। टैक्स रेवेन्यू 120 थी, नॉन टैक्स रेवेन्यू 30 था। कैपिटल रिसिप्ट 65 था। रिकवरी ऑफ लोन 15 था। बोरिंग एंड अदर लिबिलिटीज 50 था। टोटल रिसिप्ट 235 था, जिसमें राजस्व घाटा बराबर 185 माइनस 150 यानी 35 रुपये का। राजकोषीय घाटा 50, प्रभावी राजस्व 35। अब राजस्व व्यय 125, स्कीम एक्सपेंडिचर 75, एक्सपेंडिचर एंड अदर देन स्कीम 110 रुपया, इंटरेस्ट पेमेंट 50 रुपया, ग्रांट 20 रुपया, कैपिटल एक्सपेंडिचर 30 रुपया, स्कीम एक्सपेंडिचर 5 रुपया, अदर स्कीम टोटल एक्सपेंडिचर 215 रुपये, प्राथमिक घाटा 20 रुपया। अब राजकोषीय घाटा सहनीय सीमा। राजकोषीय घाटा का लाभ राजकोषीय घाटे की हानि से होता है, जैसे 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%। राजकोषीय घाटे का लाभ राजकोषीय घाटे की हानि लेस देन। राजकोषीय घाटे की वह उच्चतम सीमा जिस सीमा पर राजकोषीय घाटे का लाभ राजकोषीय घाटे की हानि से ज़्यादा होता है, वह उच्चतम बिंदु राजकोषीय घाटे की सहनीय सीमा कहलाता है। यानी राजकोषीय घाटे का वह उच्चतम सीमा जिस पर राजकोषीय घाटे का लाभ राजकोषीय घाटे की हानि से ज़्यादा होता है, वह उच्चतम बिंदु राजकोषीय घाटे की सहनीय सीमा कहलाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राजकोषीय घाटे की हानि। तब तक के लिए थैंक यू।